हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हम 6 चैप्टर कवर कर रहे हैं और 6 चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में जो कवर किया है वो ब्लीडिंग के बारे में पहले हमने थोड़ा सा प्रस्तावना देखी है, दुर्घटनाओं के कारण देखे हैं, बचाव को देखा है और उसके बाद में हमने देखा है कि ब्लीडिंग कितने प्रकार की होती है, यानी कि 2 टाइप से होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल जैसे बाहर से चोट लग जाना और उसके सिम्टम्स बताए हैं। उसके बाद में आज हम करने जा रहे हैं आंतरिक रक्त स्त्राव, यानी कि इंटरनल जो रक्त स्त्राव होता है। अचानक चोट लगने पर शरीर के बाहर कोई घाव आदि नहीं दिखाई देते हैं, परंतु त्वचा के अंदर रक्त वाहिनियां चोट लगने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और अंदर ही अंदर रक्त बहने लगता है, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसकी पहचान लक्षणों द्वारा की जा सकती है, जैसे आमाशय की रक्त वाहिनी फटने पर वमन में रक्त आता है। फर्स्ट हमें ये पॉइंट मिला। सेकंड है आंतों की रक्त वाहिनी फटने पर मल के साथ रक्त आता है, ये हमें सेकंड पॉइंट मिला। ठीक है, उसके बाद श्वास लेने में यानी कि सांस लेने में कठिनाई, हांफने लगता है, घबराहट, बेचैनी होती है, नाड़ी की गति मंद पड़ जाती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है, पसीना अधिक आता है, प्यास अधिक लगती है, होठ नीले तथा चेहरा पीला पड़ जाता है, चक्कर आने लगते हैं और शौने बेहोशी की दशा में हो जाता है, कमजोरी का अनुभव करने लगता है और बेहोशी आने लगती है। अब उसमें उपचार में क्या देखना है इसके कि तुरंत डॉक्टर से हमें हेल्प लेनी चाहिए। घायल को हवादार जहाँ पर एयर अच्छे से आ रही हो, वेंटिलेशन अच्छे से हो, वहाँ रखना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। घायल के अगर वस्त्र टाइट है तो उन्हें तुरंत ढीला कर देना चाहिए, बर्फ़ देना चाहिए और गर्म पेय नशीली वस्तु पीने को देनी चाहिए। मुंह पर छींटे मारकर हवादार स्थान पर लिटा देना चाहिए। घायल को यदि सदमा पहुंचा है तो उसे दूर करने का उपाय करना चाहिए। उसके बाद है रोगी को खाने पीने की वस्तु नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट है यदि संभव हो तो रक्त किस स्थान से निकल रहा है इसका पता लगाकर उस स्थान पर बर्फ की थैली रखनी चाहिए। घाव तब होता है जब चोट आदि लगने से नीचे की तुरंत फट जाता है या कट जाता है। घाव कई प्रकार के होते हैं। अब इन्होंने बताया है कि घाव के प्रकार, जैसे कटा हुआ घाव, इस प्रकार का घाव तेज चाकू यानी कि नाइफ या तेज ब्लेड, कांच घुस जाने से होता है। यदि घाव गहरा लग जाता है तो धमनी तथा नाड़ी भी कट जाती है। यदि घाव हल्का होता है तो रक्त रोकने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कीटाणु बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार के घाव को टिंचर, आयोडीन, स्प्रिट या एंटीसेप्टिक घोल आदि से साफ कर देना चाहिए। घाव पर रुई रखकर पट्टी बांध देनी चाहिए। जिस समय घाव साफ किया जा रहा है उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आसपास गंदगी तथा पानी घाव के अंदर ना चला जाए। यदि रक्त अधिक निकल रहा है तो कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए। यदि घाव अधिक बड़ा है तो शीघ्र ही डॉक्टर के पास जाकर के उसको स्टिच करवा लेना चाहिए अगर ज़्यादा गहरा है। अब है पहला था हमने कटा हुआ, अब है फटा हुआ। फटा हुआ घाव अधिक भयंकर होता है। इस घाव के किनारे कटे फटे तथा टेढ़े मेढ़े होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के घाव जानवरों के सींग, मशीन, कलपुर्जे आदि से होता है। इसमें रक्त अधिक नहीं बहता परंतु घाव के विषैले होने की अधिक संभावना रहती है। ये घाव जल्दी ही ठीक हो जाते हैं परंतु इनके भद्दे निशान पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर उपचार के लिए भी बताया गया है कि एंटीसेप्टिक घोल से साफ कर लेना चाहिए और कैलेंड्रेला पाउडर अच्छी तरह से छिड़क कर रुई रखकर बांध देना चाहिए। अब है कुचला हुआ, दरवाजे के बीच उंगली आ जाना, हथौड़े के बीच में उंगली आ जाना, तो जिससे गहरे नील पड़ जाते हैं, जिसमें तीव्र दर्द होता है, तो रोगाणु घोल यानी कि एंटीसेप्टिक घोल से साफ करके धोकर कपड़े में बर्फ़ के पानी में गीला करके बांधना चाहिए। यदि घायल को घबराहट और बेचैनी अधिक है तो हवादार स्थान पर लिटाना चाहिए। पानी में ग्लूकोज देना चाहिए
ठीक है, ये हो गया हमारा कुचला हुआ घाव के बारे में। उसके बाद है गोली का। इस प्रकार के घाव अनेक छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। नुकीली वस्तुएं, सुई, लकड़ी की फांस, कांटे, गोली आदि लगने से होता है। घाव में टिटनेस होने की संभावना अधिक रहती है। उपचार के लिए रक्त जो है, जो ब्लीडिंग हो रही है, उसे रोकना चाहिए। फिर घाव को एंटीसेप्टिक घोल से साफ किया जाना चाहिए। फिर रुई को मर्क्यूरियम में भिगोकर घाव पर रखना के बाद ही पट्टी बांधनी चाहिए। यदि गोली अभी तक नहीं निकली है तो घायल को, जो पेशेंट है, उसको अस्पताल ले जाना चाहिए। रोगी बेहोश ना हो जाए उसके मुख पर ठंडे पानी की छींटे मारते रहना चाहिए। तो ये हमने कर लिया कंप्लीट। अब इसके बाद आ जाता है बर्न के बारे में। जलना या झुलस जाना। जलना शुष्क आग से होता है, जैसे आग, बिजली, गरम तवा आदि से त्वचा जलकर लाल व काली पड़ जाती है। कभी कभी मांस तक जल जाता है। झुलसना तरल पदार्थ द्वारा होता है। जलना गरम से होता है, शुष्क से, गरम में शुष्क से, और झुलसना जो है वो तरल से होता है, जैसे उबला पानी, दूध, घी, तेल, आग, भाप, भभक आदि से होता है। जब ये पदार्थ अनायासा त्वचा पर गिर जाता है तब त्वचा जलती नहीं है, अपितु झुलस जाती है। जलना शुष्क आग से होता है। देखिए यहाँ हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं। एक मिल रहा है हमें जलना, एक है झुलसना। तो शुष्क आग से जलना जैसे बिजली, गर्म तवे आदि से। सेकंड है कि उबला पानी, दूध, घी, तेल से जो है वो झुलस जाती है स्किन। जलने के प्रकार 3 वर्गों में विभाजित किया गया है इसको। त्वचा पूर्णतः नष्ट नहीं होती, केवल लाल हो जाती है। झुलसना है, फफोले पड़ जाते हैं उस स्थान पर विशेष के स्नायु तंतु तक नष्ट हो जाते हैं जहाँ जहाँ हो। अधिक जल जाने पर रोगी को सदमा हो जाता है, उसकी हृदय गति मंद पड़ जाती है, रक्त प्रवाह कम हो जाता है, रोगी पीला पड़ जाता है, कभी कभी श्वेत भी हो जाता है। स्नायु तंतु जलने पर विषैले पदार्थ उत्पन्न होकर शरीर की आंतरिक क्रिया को प्रभावित करते हैं। उपचार देखते हैं। उन स्थानों पर जहाँ रोगी जल गया है या झुलस गया है, भूलकर भी पानी नहीं लगाना है, हमें वाटर नहीं लगाना है, ठीक है। फफोले को फोड़ना नहीं चाहिए। कपड़ा यदि चिपक गया है तो प्रथम नारियल का तेल द्वारा तरल करके आहिस्ता से छुड़ाना चाहिए, जिससे त्वचा अधिक ना छिले। बर्नॉल तुरंत उपयोग करना चाहिए। गाढ़ी चाय ठंडी करके उसको कपड़ा भिगोकर घायल अंग पर लगाना चाहिए, जिससे रोगी ठंडक मिलेगी। कच्चे आलू को तुरंत कुचलकर जले स्थान पर लगाना चाहिए। नारियल का तेल व चूने का पानी सर्वोत्तम है। इसका गाढ़ा पदार्थ बनाकर, यानी कि उसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर उस स्थान पर लगाना चाहिए। आराम पहुंचेगा, ठंडक मिलेगी। घबराहट, बेचैनी को दूर करने के लिए ग्लूकोज व ब्रांडी दी जानी चाहिए। बेहोश हो जाने पर अमोनिया सुखाकर होश में लाना चाहिए। भोजन नली जली हो तो ठंडा पेय पदार्थ लाभकारी हो, रोगी को बर्फ चूसने के लिए दिया जाना चाहिए। अमोनिया का घोल घायल के अंग पर डालिए, जिससे ठंडक मिलेगी, जलन कम होगी। रोगी के बिस्तर पर गर्म पानी की बोतल भी रख देनी चाहिए। जले हुए स्थान पर खाने के सोडे से ड्रेसिंग करनी चाहिए। 1 भाग अलसी के तेल का, 1 भाग चूने के पानी का मिलाकर स्वच्छ कपड़े के फोए द्वारा जले हुए भाग पर लगाना चाहिए। ये ट्रीटमेंट है जो कि बताए गए हैं। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं। कभी कभी खाना बनाते समय स्टोव व चूल्हे से शरीर के वस्त्रों में आग लग जाती है और तुरंत घायल घबराहट में भागने लगता है। जब भागता है तो शरीर वायु के संपर्क में आता है और आग जो है वो और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है। वस्त्रों में आग लग जाने से घायल को ज़मीन पर लेट जाना चाहिए। उसे कंबल, दरी, अन्य मोटे वस्त्र से ढक देना चाहिए। आग को हाथों से बुझाना चाहिए। पानी नहीं डालना चाहिए, जो कि हमने पहले ही देख लिया था कि वाटर का यूज़ नहीं करना है। चिकित्सक को बुलाना चाहिए। जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गंभीर हो जाएगी स्थिति। रोगी के वस्त्र व जूते सुगमता से न उतर सकें तो कैंची की हेल्प से उसको निकाल देना चाहिए।
रोगी को मोटे वस्त्र में लपेटकर लिटा देना चाहिए। पीने में गर्म दूध या चाय देनी चाहिए। फफोलों को फोड़ना नहीं चाहिए, निशान पड़ जाएंगे। खाने की सोडे से जले स्थान को ड्रेसिंग करनी चाहिए और बर्नॉल लगाना चाहिए। तेज़ाब या एसिड जलना। गंधक, नमक, शोरे के तेज़ाब बहुत तेज़ होते हैं। ये जिस स्थान पर गिरते हैं उस स्थान पर तुरंत ही जला देते हैं। यदि शरीर में किसी भाग पर तेज़ाब गिर जाए तो उस भाग को तुरंत अमोनिया खाने के सोडे के घोल में धोना चाहिए। शरीर के जिस हिस्से पर तेज़ाब गिर गया है उस हिस्से पर तुरंत दूध तब तक डालें जब तक कि दूध फटना बंद ना हो जाए। पानी से कभी नहीं धोना चाहिए। बात क्या कही है यहाँ पे? एसिड के बारे में बात की गई है कि गंधक, नमक व शेरे के तेज़ाब बहुत तेज़ होते हैं। ठीक है, जिस स्थान पर गिरते हैं उस स्थान को फ़ौरन जला देते हैं। यदि शरीर के किसी भाग पर एसिड गिर गया है तो उसे अमोनिया खाने के सोडे के घोल से धोना चाहिए। शरीर के जिस हिस्से पर तेज़ाब गिरा है उस पर तब तक दूध डालना चाहिए जब तक कि दूध फट ना जाए। पानी का हमें यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्षार से जलना। चूना, कास्टिक या पोटाश काफ़ी तेज क्षार होते हैं। ठीक है, जले हुए भाग पर सिरके या नींबू के रस में पानी मिलाकर लगाने से क्षार का प्रभाव कम हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें मिला है बिजली लगना। बिजली के खुले तार छू लेने पर झटका लगता है, समस्त अंग सुन्न पड़ जाते हैं। यदि झटका अधिक हो, मनुष्य झटके के कारण पीछे की ओर गिरता है। गिरने से अन्य चोट आदि की संभावना रहती है, पर इस प्रकार झटका लगने में जीवन का डर नहीं रहता। हृदय का सदमा अवश्य पहुंचता है। ऐसी घटनाएं बिजली के हल्के झटके से होती हैं। ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ इम्पॉर्टेंट ही डिस्कस करूँगी। अब हम डिस्कस करते हैं उपचार। तार से अलग करने के लिए मनुष्य की दशा के अनुसार उपचार आरंभ करना चाहिए। यदि उसकी सांस ठीक हो तो केवल मूर्छा हो तो मूर्छा का उपचार यानी कि बेहोश हो करना चाहिए। यदि सांस बंद हो तो पहले कृत्रिम विधि से सांस दिलाना चाहिए। बिजली दुर्घटना से हृदय पर गहरा सदमा पहुंचता है, उसका कुप्रभाव से मनुष्य को बचाने के लिए सदमे का उपचार करना चाहिए। बेहोशी को दूर होने पर गर्म दूध या चाय पिलाना चाहिए। तार के संपर्क में आने से जो अंग जल गया है उनका उचित उपचार जलने के उपचार की बताई गई विधि के अनुसार करना चाहिए और डॉक्टर से शीघ्र मिलना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है दम घुटना। धुएं से, कार्बन गैस युक्त हवा में अथवा अत्यधिक लोगों के साथ एक छोटे स्थान पर या बंद कमरे पर बैठने से प्रायः सांस लेने में जो कठिनाई का अनुभव होने लगती है, यदि तुरंत वहां से हटकर खुली हवा में ना पहुंचा जाए तो दम घुटने लगता है और थोड़ी ही देर बाद सांस रुकने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यदि रोगी को कार्बन गैस धुएं से भरे कमरे में होता है तो प्रथम चिकित्सक को उसे वहां से बाहर निकालने में कठिनाई होती है। प्रथम चिकित्सक को चाहिए कि पहले 5-7 बार खूब गहरी सांसें ले, तब अपनी नाक और मुंह पर गीली पट्टी बांधकर उस स्थान पर प्रवेश करे। गीली पट्टी बांधने से गैस अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। यदि वह ऐसा ना करेगा तो उस गैस के नाक या मुंह द्वारा शरीर में पहुंचने पर स्वयं रोगी हो जाएगा। यहाँ ये कहा गया है कि फर्स्ट एड के लिए अगर वहाँ कोई जाता है उस कमरे में जहाँ पर धुआं है तो सबसे पहले तो उसे ही लंबी सांस लेनी है 5-7 बार और उसके बाद अपने फेस पर अच्छे से गीला कपड़ा लपेट लेना है और उसके बाद उसको रोगी को बाहर निकालना है। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो करनी है कि रोगी को किस तरह से आराम की अवस्था में लिटाकर उसको कृत्रिम सांस देना है, इस तरह से बताया गया है। गले में कोई वस्तु अटक जाने से सांस लेने में बाधा होती है, दम घुटने लगता है। बच्चे प्रायः पैसा आदि गले में फंसा लेते हैं। बड़े लोग भी मांस आदि को बहुत जल्दी खाते हैं तो हड्डी के टुकड़े के गले में फंस जाने की दुर्घटना हुआ करती है। ऐसी अवस्था में प्रथम चिकित्सक को चाहिए कि तुरंत गले में उंगली डालकर फंसी हुई वस्तु को निकालने की चेष्टा करे। यदि इस प्रकार फंसी हुई वस्तु न निकले तब बालक को पैर पकड़कर उसे सिर के बल लिटाकर उसकी पीठ पर दोनों कंधों के बीच जोर जोर से थपथपाना चाहिए। बड़े आदमी को इस प्रकार लिटाना कठिन है, अतः सिर भली प्रकार नीचे झुकाकर पीठ थपथपाना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद वमन आदि की चेष्टा करनी चाहिए। डॉक्टर से शीघ्र जो है सहायता लेनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है फांसी लगना। तो फांसी लगने के लिए बताया गया है, इसे आप देख सकते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं डूबना। पानी में डूबने की घटनाएं बहुत होती हैं। कुछ लोग जानबूझकर जो है आत्महत्या के तौर पर डूब जाते हैं, तो तथा कुछ घटना चक्र में फंसकर डूब जाते हैं। जैसे कोई कहीं नहाने जाता है, लोग शौकिया होते हैं तो और प्रॉपर तैरना नहीं आता या पानी गहरा होता है, उस कंडीशन में डूबता हुआ मनुष्य बचने का भरसक चेष्टा करता है। इस प्रयत्न में वो कई बार पानी में डूबता उतराता है। फलस्वरूप पानी नाक तथा मुंह में घुसकर शरीर के अंदर भर जाता है। पानी के कारण सांस रुक जाती है। कभी कभी सदमे और भय के कारण मनुष्य की हृदय गति पानी में गिरते ही बंद हो जाती है। ऐसी अवस्था में तुरंत मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अगर हम यहाँ देखें, पानी में डूबे मनुष्य को निकालकर तुरंत पेट के बल लिटाना चाहिए। देखिए ये इन्होंने यहाँ पिक्चर में भी दिखाया है। यदि मुंह में बालू या कीचड़ भर जाने से कोई रुकावट हुई जान पड़े तो मुंह की सफाई करनी चाहिए। उल्टा करने से पेट पर दबाव पड़ता है और पानी निकल जाता है। जब यथासंभव पानी निकल चुके तो उसे गीले वस्त्र उतारकर कमर में लपेटकर गर्मी पहुंचाना चाहिए। गर्म पानी की बोतल से उसे गर्मी देना चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्टर की सहायता प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए। डॉक्टर के आने तक कृत्रिम विधि से सांस दिलाने की चेष्टा बराबर करते रहना चाहिए। कभी कभी घंटे 2 घंटे तक कृत्रिम विधि से सांस दिलाने पर भी प्राकृतिक सांस क्रिया आरंभ हो पाती है। अतः थोड़ी देर में कृत्रिम सांस दिलाने पर यदि जीवन का चिन्ह दृष्टिगोचर न हो तब निराश न हो, जब तक डॉक्टर परीक्षण करके ये न कह दे कि मनुष्य डेड है, तब तक उसे बचाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। तो ये हमने अभी यहाँ तक कवर कर लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आगे के पॉइंट में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, जिसमें बाहरी वस्तुओं का शरीर में प्रवेश और नाक में किसी वस्तु का फंस जाना, सांप का कट जाना, ये आगे के पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नेक्स्ट की वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। तो आप मेरी वीडियो से जुड़े रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि यूजीसी नेट का जो 18 जून को एग्ज़ाम हुआ है वो कैंसिल हो गया है। बहुत मेहनत करी है लोगों ने, बहुत मेहनत करी स्टूडेंट्स ने, और काफ़ी अलग अलग तरह की सबकी परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों के साथ वो वहाँ पहुँचे और एग्ज़ाम दिया, जो कि एक बहुत तकलीफ़देह बात है। लेकिन हमें अब नेक्स्ट रुकना नहीं है, हमें फिर से स्टार्ट करना है। तो जो पेपर आया है वो आप सब लोगों ने देख ही लिया है। अब हमें उससे रिलेटेड जो है वो और भी आगे की तैयारी करनी है। तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें और मैं टाइम टू टाइम वहाँ पर वीडियो अपलोड करती रहूँगी। तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, आपके एक लाइक से मुझे सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच।